गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज ही क्लास में हम स्त्री एंड प्रसूति तंत्र का एफएक्यू करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में कोड भी बताऊंगी जो कि मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है उस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम्य धर्म में रुजा भ्रशम किस में मिलता है, किस योनि व्यापद में मिलता है ग्राम्य धर्म में रुजा भ्रशम? तो आंसर है परिप्लुता। तो गांव में परियां कभी गांव में जाती क्या? नहीं जाती। ऐसे अत्यानंदा में भी हम पढ़ते पर वहां पे थोड़ा सा चीज चेंज है ना। वहां पे कुछ अलग वर्ड आया है पर गांव तो ग्राम्य तो वहां पर भी आया। तो ग्राम्य धर्म में रुजा भ्रशम, गांव में परियां नहीं जाती हैं तो परिप्लुता में आएगा। अगला क्वेश्चन है, खंडित योनि व्यापद का वर्णन किस आचार्य ने किया है? चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, योग रत्नाकर, माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश। तो किसने किया है? शारंगधर ने। कोड बनाकर आपको याद कराया था कि शारंगधर संहिता भेषज कल्पना के लिए बहुत फेमस है ना। तो शारंगधर संहिता के अकॉर्डिंग जब आप कोई भेषज का निर्माण करते, औषधि का निर्माण करते हैं तो आप औषधियों को क्या करते? छोटे छोटे पार्ट में काटते हो, खंड करते हो, उसके बाद उसको प्रिपेयर करते हो, है ना। तो ऐसे खंडित योनि व्यापद को अपन ने खंड करके याद किया था शारंगधर संहिता से। अत्यानंदा योनि व्यापद में क्या सुश्रुत के अनुसार अत्यानंदा योनि व्यापद में कौन सा दोष है? तुदावर्ते चा तथा वंध्या विप्लुता च परिप्लुता, वातलायति वातोत्था पित्तोत्था रुधिरक्षरा। ऐसे करके पूरा श्लोक से आपको याद कराया था और बाकी पापा करके पूरा मैच कराया। काका वाले कर्णनी में कफ में था। ऐसे अपन ने अत्यानंदा भी किस में पढ़ा था? कुछ अलग चीजें थी जो कफ में आ रहा था। तो यहाँ से ये चीजें याद नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है। जब आपको 20 योनि व्यापद पढ़ाया था वहां पे पूरा डिवीजन भी याद कराया था कि कौन से दोष में, कौन से योनि व्यापद में कौन सा दोष है, वहां से याद होगा। यहाँ पर सिंपली ये क्वेश्चंस है, ठीक है। अगला है, कार्श वैवन्य जननी भृशम कौन सी योनि व्यापद में है? तो आंसर है इसका आरजस का। कोड बनाया था आरजस का में का से ही शुरू करना था। कार्श वैवन्य जननी भृशम या आरजस यानी उसको रज नहीं आता, यानी रक्त का, किसी ने कंडरा सिरा बोला है, किसी ने रक्त के उपधातु भी आर्तव बोला है ना। तो अगर रक्त कम बनेगा तो आर्तव भी कम बनेगा, यानी रक्त की कमी, यानी व्यक्ति दुबला पतला हो रहा है। तो कार्श्यता, कार्श्य वैवण्यता किस में आएगी? जिसमें ब्लड नहीं रहेगा, अरजस्का में रहेगा। आवी के अनुपस्थित होने पर अकाल में प्रवाहन करना, अकाल में प्रवाहन करना पर आवी अभी नहीं है तो कौन सा योनि व्यापद है? फेमस योनि व्यापद है। किसमें आता है? अगर अकाल में योनि व्यापद करोगे, प्रेशर लगाओगे तो क्या बन जाएगा? कर्णिकाएं बन जाएंगी। कर्णिका योनि व्यापद में, कर्णनी योनि व्यापद में आता है। दुष्प्रजाता कौन से योनि व्यापद है? दुष्प्रजाता। कठिनाई से प्रसव कब होगा? जब वेजाइनल प्रोलैप्स होगा, यूटराइन प्रोलैप्स होगा। तो प्रोलैप्स को यहाँ पर क्या बोला? प्रशंसनी बोला है, प्रशंसनी। अब कोड बनाकर याद कराया था कि जब प्रसव होता है, प्रजाता यानी प्रसव होता है, तो प्रजाता को दुख होता है पर घर में तो क्या होती? प्रशंसा का माहौल रहता है, खुशहाली रहती है, तो प्रशंसा होती है। लेकिन प्रजाता को क्या होता है? कष्ट होता है, दुख नहीं कष्ट होता है। अनुपक्रम योनि व्यापद कौन सा है? तो अब यहाँ पे ऑप्शन पर डिपेंड करता है कौन कौन सी दी है। बाकी जो लास्ट की अपन ने चार चार जो डिवीजन पढ़ा था, नहीं पांच पांच, पांचों के 20, वात पित्त कफ सन्निपात, आचार्य सुश्रुत के अनुसार लास्ट की जो 5 योनि व्यापद थी वो सब असाध्य होती है। हो सकता है यहाँ चरक का पूछा जा रहा हो। तो संडी, संडी अकेली असाध्य नहीं होती है अनुपक्रम में, बाकी बहुत सारी होती, पर अनुपक्रम स्पेशली संडी को माना गया है। बाकी 5 इसके साथ 4 और होती है। कृच्छार्तवा कौन सी योनि व्यापद है? तो उदावरता जो होती है उसमें क्या होता है? वायु रज को ऊपर की ओर खींच लेती है, इस कारण से जो रज होता है वो बहुत मुश्किल से निकलता है। तो उदावर्त यानी वायु की गति ऊपर हो जाना, ऊपर की ओर गति होगी तो रजा कैसे निकलेगा? अधोमार्ग से प्रवर्तन होता है तो वायु ही रजा का प्रवर्तन कराएगी। अगर वो ऊपर की ओर गति है तो प्रवर्तन कठिनाई से हो पाएगा। तो कृच्छार्तवा उदावरता में आता है। अगला है, दाह शूलार्ता कौन सी योनि व्यापद का लक्षण है? जब आपको सर ने क्लास में पढ़ाया था तो नोट्स में लिखा हुआ है
सारी चीजें, दाह शूलार्ता कहाँ पर है, श्वेत पिच्छल वाहिनी कहाँ कहाँ आया है ना, पिच्छलो अल्प वाहिनी कहाँ कहाँ है, ये सारे कम से कम 6-7 सिमिलैरिटी एक साथ लिखी है और एक साथ ही आपको कोडिंग से याद कराया गया था। तो दाह शूलार्ता पित्त में नहीं है, सन्निपात में है, तो याद कर लेना, दाह पित्त का है, शूल वात का है। अब कफ का तो है ही नहीं, आगे पीछे कुछ होगा कफ का होगा। तो दाह शूल, दाह से केवल पित्त नहीं समझना है, यहाँ पे शूल भी लिखा है तो सन्निपात में रहेगा। क्वेश्चन का आंसर लीक हो गया। कुणप गंधी स्रावा कौन सी योनि व्यापद का लक्षण है, तो कुणप गंध कहाँ मिलेगी, सड़ी हुई गंध, मुर्दे की जैसी गंध हमको हमेशा पित्त में मिलती, पित्त क्या करता है, सड़ा देता है, तो कुणप गंधी स्राव इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पश्चात मैथुन करने से कौन सी योनि व्यापद होती है, तो भोजन कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं। आंसर क्या होगा इसका, भोजन करने के बाद सूची मुखी की अंतर्मुखी, कौन सा होगा, अंतर्मुखी होगा। मुख से भोजन करते और सूची मुखी कहाँ जाता है, वो मात्र का दोषजन्य है, यानी माता अपनी बच्ची को सूची यानी सुई चलाना सिखाती है, सुई धागा चलाना सिखाती है, तो सूची मुखी मात्र का दोषजन्य था। यहाँ पर अंतर्मुखी, मुख से, मुख के अंदर हम क्या करते, भोजन करते हैं, तो भोजन के पश्चात मैथुन करने से होता है अंतर्मुखी। पृष्ठ कटियुरु वंक्षणम, तो ये तो 4 चीजें हैं जो क्लास में आपको कंपेयर करके याद कराया था। तो पृष्ठ से पा से ही शुरू कर देना, प्राकचरना, तो पृष्ठ कटि उरु वंक्षण में पा से ही क्या था, प्राकचरना। फिर वंक्षण एवं पार्श्व में वेदना किसमें, थोड़ा सा समय देती हूँ आपको भी आंसर करना है। तो वंक्षण और पार्श्व में वेदना कौन सी योनि व्यापद में है, यहाँ तो पृष्ठ कटियुरु वंक्षणम हमने पा से प्राकचरना याद कर लिया। वंक्षण और पार्श्व में वेदना कहाँ पर होती, वातला में। वायु का स्पेशल स्थान कौन सा है, ये वंक्षण इनग्वाइनल रीजन और पार्श्व प्रदेश यहाँ पर है ना, ये कटी प्रदेश, इधर भी वही होता है, पर हमने पृष्ठ से प्राकचरना याद कर लिया। वंक्षण और पार्श्व में वा से वात याद कर लो, वातला, क्योंकि श्लोक में ऐसा ही क्रम है, एग्जामिनर आपको ऐसे ही देगा एग्जाम में, ठीक है, तो वातला। फिर पर्व वंक्षण में शूल, यहाँ पे वंक्षण और पार्श्व, यहाँ भी वंक्षण है यहाँ भी वंक्षण है, पर वहां भी वंक्षण है, वहां पे पृष्ठ था, यहाँ पार्श्व था, यहाँ पे पर्व है, तो आंसर क्या होगा, कोड बनाया था महापर्व। कोई महान त्योहार आता है उसको हम क्या बोलते हैं, महापर्व बोलते हैं, तो महा से हो जाएगा महायोनि, पर्व वंक्षण शूलिनी। सुश्रुत के अनुसार फलनी योनि व्यापद की साध्य साध्यता क्या होती है, फलनी योनि व्यापद की साध्य साध्यता, जो लास्ट की हमने 5 पढ़ी थी उसके अंतर्गत फलनी भी थी, तो फलनी कैसी होती है, असाध्य होती है। शून स्पर्शासहा कौन से योनि व्यापद का लक्षण है, शून स्पर्शासहा, शून, छूना मना है, किसको छूना मना है, परियों को छूना मना है, परियां क्या कर देंगी, दंड दे सकती है ना, तो परियों को छूना मना है। और परी से परिप्लुता में एक और आता है, जैसे हमने पढ़ा ना परवंक्षण शूलनी, यहाँ पे शोणी पृष्ठार्तया, शोणी और पृष्ठ प्रदेश में अर्ती होती है, तो वहां पे एक कोड बनाया था, परिया छूने को मना है, परियों को कोई छू नहीं सकता, और परियों की एक श्रेणी होती है, गुड परी, बेटर परी, गुड बेटर बेस्ट परी, गुड बेटर बेस्ट परियों की श्रेणी, तो श्रेणी से अपन ने श्रोणी याद किया था, है ना। लब्धे गर्भे अपि सास्रजा, गर्भ कंसीव होने के बाद फिर भी ब्लीडिंग होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, गर्भ जब कंसीव हो गया था फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है, तो रक्तजा यानी अस्रजा, रक्त निकल रहा है तो उसको अस्रजा भी बोलेंगे, उसी को रक्तजा भी बोला जाता है। सदाहा प्रक्षर, प्रचरतव्य बामनी कौन से योनि व्यापद का लक्षण है, कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, क्या कर रहा है, सदाहा प्रक्षरत, किसका प्रक्षरण कर रहा है, किसी बीज का प्रक्षण कर रहा है, किसी का वमन कर रहा है, तो क्या होगा, ये लोहित क्षरा हो रहा है, प्रक्षर कर रहा है, वमन कर रहा है, किसका वमन कर रहा है, लोहित का वमन कर रहा है,
तो वामनी में लोहित क्षरा या वामनी एक ही चीज है, मतलब यहाँ पे लोहित का वमन होगा, बाकी बीज का वमन होगा वो अलग चीज है। बीज मतलब यहाँ पे रक्त ही तो है ना। वो जो आपने पढ़ा था वामनी में, उसमें अलग कॉन्सेप्ट रहता है, यहाँ पे अलग है ना। तो प्रच्छर अत्य वामनी। सुअर की चर्बी का धारण कौन से योनि व्यापद में करते? कौन सी योनि व्यापद में? सुअर कैसा? बहुत मोटा। मोटा मतलब महान, यानी कोई ऐसी योनि व्यापद होगी जहां की सुअर की चर्बी का यूज करें, क्योंकि कोई महान ही व्यक्ति होगा जो सुअर को मार पाएगा। तो महा योनि हमने याद किया था, और परवंक्षण शूलिनी भी अभी अभी हमने यहीं पर पढ़ा है। ना ही वातादृते योनि निर्वंति प्रदुष्यति। वात के बिना कोई भी योनि व्यापद नहीं हो सकता, ये कौन से आचार्य का कथन है? वात के बिना कोई भी योनि व्यापद ना होना किसका है? भाव प्रकाश का कथन है। ठीक है। वेशवार बंध कौन सी योनि व्यापद की चिकित्सा है? वेशवार बंध हमने दुह प्रसूत में पढ़ा था। दुह प्रसूता यानी प्रशंसनी। जब प्रशंसा होगी घर में तो अस्थि रहित मांसी मांस खिलाएंगे लोगों को, है ना। मटन चिकन खिलाएंगे। अस्थि रहित मांस, वेशवार क्या होता है? अस्थि रहित मांस। प्रशंसा में यही तो खिलाएंगे, तो वेशवार बंध भी इसी में बंधता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार तक्रारिष्ट कौन से दोष से दूषित स्तन्य दुष्टि में दिया जाता है? ये तो फेमस क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हमको रुकना चाहिए। तक्रारिष्ट पिच्छिल स्तन्य दुष्टि में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूढ़ गर्भ में शल्य उद्धरण हेतु कौन से शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है? सुश्रुत में हमने ये कहाँ पढ़ा था? मूढ़ गर्भ चिकित्सा में। ध्यान देना, मैं जो बात बोल रही हूँ पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मूढ़ गर्भ चिकित्सा में हमने याद कर लिया था, शल्य उद्धरण के लिए हम मांस का उपयोग करते हैं, मंडलाग्र, अंगुली शस्त्र और शंकु यंत्र। पर वहां पे एक और चीज थी, क्या थी? पूरा एक श्लोक था, उसमें लिखा था कि विदीर्ण के लिए, है ना, सिर का विदीर्ण के लिए 2 शस्त्र का यूज करते हैं और आहरण के लिए शंकु का करते हैं। तो एक बार आप बुक ओपन करके देख लेना। तो मंडलाग्र अंगुली शस्त्र जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार मैं बता देती हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं मिलेगा शायद। मिल गया है। मूढ़ गर्भ निदान में नहीं है, वो चिकित्सा में होगा। कहाँ पर है पता नहीं, है ना, मिल नहीं रहा है मुझे, आप देख लेना उसमें। मिल गया है, मिल गया। चैप्टर नंबर 15 है, श्लोक नंबर देखिए 12 नंबर का है। क्या लिखा है? मंडलाग्र अंगुली शस्त्र का प्रयोग करते हैं सिर को फाड़ने के लिए। तो आया था मंडलाग्रेण अंगुली शस्त्रेण व शिरोविदीर्ण, मतलब शिरोविदीर्ण के लिए मंडलाग्र अंगुली शस्त्र का यूज किया जाता है। उसके बाद शंकु यंत्र का हम क्या करते हैं? आहरण के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो शंकु यंत्र के द्वारा छाती या कक्षा को पकड़कर गर्भ को बाहर निकालना। तो श्लोक से क्वेश्चन पूछा था कि सिरा कपाल के विदीर्ण के लिए कौन से शस्त्र का यूज करते? तो बच्चे मांस पूरा लगा के आ गए थे, जबकि नहीं लगाना, है ना। सिरा प्रदेश को विदीर्ण के लिए मंडलाग्र अंगुली शस्त्र, बाकी पूरे मूढ़ गर्भ में जो यूज होता है वो तीनों हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने 2 मिनट बर्बाद कर दिया, है ना।
आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम कौन सा योनि व्यापद है? जैसे ही आर्तव का विमोचन होता है वैसे ही उसको शांति मिल जाती है, तो किसमें होगा? जहां पर आर्तव कठिनाई से निकलता है, जहां पर कृच्छार्तव था वही कठिनाई से निकलेगा और उसको क्या मिलेगा? क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति होगी। अष्टांग हृदय के अनुसार संजात जंतु कंडूला कंडवा अति अतिरति प्रिया कौन से योनि व्यापद में है? देखो हमने कंडू किस में पढ़ा था? अचरना में पढ़ा था, है ना। अचरना को ही विप्लुता किसने बोला है? बाघभट्ट ने बोला है। तो अचरना में कंडू, यहाँ पे विप्लुता में कंडू होता है। योनि व्यापद वाली स्त्रियां गुलमर्श प्रदर से व वातज रोगों से अधिक पीड़ित रहती है, ऐसा कौन से आचार्य का कथन है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है बाघभट्ट का। पहले याद कर लो, क्वेश्चन पूछा गया था कि योनि व्यापद वाली स्त्रियां किससे पीड़ित होती हैं, तो एक क्वेश्चन में उसका आंसर भी लिखा हुआ है गैप। अगर योनि व्यापद है तो उनको गैप करना चाहिए कंसीव करने के लिए। जी फॉर गुल्म, ए फॉर अर्श, पी फॉर हो जाएगा प्रदर, ठीक है। और वातज रोगों के लिए अधिक कैसी होती है? संवेदी होती है। माधव के अनुसार नील पुष्प प्रतिकाश कौन से योनि कंद में मिलता है? वातज पित्तज कफज। तो नील पुष्प प्रतिकाशम किस में आता है? कफज योनि व्यापक, कफज योनि कंद में आता है। रजा प्रवर्तनी वटी का प्रमाण कितना होता है? कुंवारी कन्या हेतु टोको, इसका एक कोड था जिसमें हमने पूरा कुंवारी मतलब घृत कुमारी, वही कन्या, हेतु हिंगू, टोको, टंकण, काशीस ऐसे हमने याद किया था। और प्रमाण कितना होता है? चड़क प्रमाण होता है। सुश्रुत के अनुसार मातु कुक्षिना पूर्यंती मंदा स्पंदते किसमें? मतलब ऐसा गर्भ जो माता की कुक्षी को पूरित ही नहीं करता, एक ही साइड बैठा रहता है, वो छुटका सा होता है, तो किसमें मिलेगा? जो प्रपन्न अभी प्रपन्न लोग हैं, मतलब जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे हमने पढ़ा था। विपन्न लोगों से पढ़ा था वाताभिपन्न गर्भ में मिलता है। बद्ध बिंड मूत्र मारुतम कौन से स्तन्य दुष्टि का परिणाम है? कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, बिंड भी नहीं निकल रहा, मूत्र भी नहीं निकल रहा, मारुत भी नहीं निकल रहा है, तो ये कौन रुकाने का काम करता है? फेन संघात। कोड बनाकर याद कराए थे कि अगर किसी को क्या है? कॉन्स्टिपेशन है, मूत्र भी नहीं निकल रहा है, फिर कठिनाई से निकलेगा, तो उसमें क्या निकलेगा? झाग निकलेगा, या कोई झागदार एनिमा दे दो तो मल मूत्र का प्रवर्तन हो जाएगा। तो फेन संघात का सेवन करने से होता है। स्तन कीला की प्रथम चिकित्सा पहले बहुत पूछा जाता था, पर अब तो क्रम भी पूछा जाने लगा है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको पूरा काश्यप का क्रम भी लिखाया था, कोड बनाकर याद भी कराया था, उसको याद करिएगा। स्तन कीलक की प्रथम चिकित्सा क्या होती है? घृतपान होती है। गर्भिणी स्त्री की योनि से किंशुक के समान स्राव हो रहा है, तो क्या समझोगे? कौन सी? कन्या होनी कि पुत्र होना है? तो का से किंशुक, का से कन्या। किंशुक यानी पलाश, ऐसा पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। और अमृता के समान स्राव होना, अमृता यानी गुरुचि, एकदम उल्टा है देखो। कन्या किंशुक यानी पलाश पुरलिंग है, पर हो क्या रही? कन्या। अमृता यानी गुरुचि क्या है? स्त्रीलिंग है, पर हो क्या रहा है? पुत्र उत्पन्न हो रहा है। अपोजिट था, पर इधर कोड तो मैच कर गया था। धान्य कुट्टन, धान्य क्या? ओखली में धान कूटने के लिए उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ में से किसमें कहा है? ओखली में धान कूटने के लिए योग रत्नाकर अनुसार धान्य कुट्टन कहाँ कहा है? उपविष्टक में कहा गया है। नेक्स्ट है रोहित मूल कल्क किसकी चिकित्सा में दे है? रोहित मूल कल्क क्या करता है? ये रोहित संग्राही होता है, बिल्कुल होता है। किसमें दिया जाएगा? जहां पे कोई चीज स्राव होने वाली होगी उसमें दिया जाता है। तो किसमें? श्वेत प्रदर में रोहित मूलकल्क दिया जाता है। पुरुष उरह प्रमाणा विस्तीर्णम स्त्री शोणी किसका है? क्वेश्चन लीक हो गया था, सुश्रुत ने, बता दे रही हूं। पुरुष उरह प्रमाण स्त्री शोणी अष्टादश अंगुलम उरा तत्प्रमाणम पुरुषस्य कटिए, पूरा का पूरा श्लोक सुश्रुत का है, जिसको एक्सप्लेन करने में 2-5 मिनट लग जाएंगे तो नहीं करूंगी, है ना, वो आपको थ्योरी में पढ़ाया।
तंत्री वर्ण अल्पशः श्रावा पिछला जन्मनि। तंत्री वर्ण, तंत्री या इसको क्या बोलते हैं हम, वही अमृता, अमृता या तंत्री वर्ण या गुरुची, इतना पूरा याद करना, ये पुत्र के लिए है। तंत्र मंत्र कौन करता है, पुत्र ही तो करता है। मतलब तंत्र मंत्र, पहले पुत्र प्राप्त नहीं होते थे तो तांत्रिकों के पास जाते थे, कुछ ऐसी दवाई दे दो जिससे पुत्र उत्पन्न हो जाए, तो तंत्र विद्या किसके लिए कराते थे, पुत्र के लिए कराते थे, तो पुत्र के लिए आया है। किक्किस चर्म विदरणम किसका कथन है, एक किक्किस होता है 7वें महीने में, पहला क्वेश्चन हो गया। ये चर्म का विदीर्ण करता है, तो चा से चर्म से हमने चा से चक्रपाणी याद कराया था, चर्म विदरणम चक्रपाणी। नाता कष्ट तरो रोगो यथा प्रकृतितम, कष्ट तरो किसमें, कष्टतमम किसमें, कष्टतमत्वाद ये किसमें, तो तमम मां से मूढ़ गर्भ में आता है, तमत्वाद राजक्ष्मा में आता है, और तरो किसमें आता है, कष्ट तरो, तो कष्ट कष्ट ही लिख दिया हमने तो कुष्ठ में ही आता, गलती से हमने लिख दिया पर वो कुष्ठ में ही आता है। गर्भो वृद्धि ना प्राप्नोति परिशुष्कत्वात्, गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं कर रहा, सूखता जा रहा है। उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ किसमें आता है, परिशुष्कत्वात्, एक परि योनि अतिस्रावात, ऐसी चीजें हैं। तो आपको याद कराया था परिशुष्क, नाग को देखकर गला सूख जाता है, नाक को देखकर गला सूख जाता है, तो गर्भो वृद्धि न प्राप्त, परिशुष्क यहाँ पर आएगा, उपविष्टक में थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है। अस्थि और मांस दूषित किसमें, किस योनि विकार में होता है, अस्थि और मांस दूषित। तो कुछ आपको एक चीज मैंने याद कराई थी अभी अभी अस्थि और मांस, चिकन मटन कैसे खाते हैं, मुख से खाते हैं ना। तो अंतर्मुखी में हमने ये भी पढ़ा था, भोजन के बाद व्यवसाय से अंतर्मुखी हो रहा है, और कौन सा भोजन करने के बाद हो रहा था, अस्थि और मांस खाने के बाद, हड्डी और मांस खाया था उसके बाद व्यवसाय से अंतर्मुखी हो रहा था। सोम रोग का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है, तो वंगसेन, फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, वैसे सारे ही प्रीवियस ईयर के हैं। गर्भ स्पंदनम, आवी नाम प्रणाशा, श्याव पांडुता, 3 ऑप्शन रहेंगे, अंतर्मृत, मूल गर्भ, और एक और चीज रहेगा असाध्य गर्भ, है ना। तो यहाँ पे गर्भ स्पंदन, गर्भ स्पंदन नहीं कर रहा है, जो प्रसव वेदना थी वो भी नष्ट हो गई है, तो आप क्या समझेंगे कि गर्भ जो है अंदर ही अंदर मृत हो गया है, तभी तो उसकी आवी नहीं हो रही है, तभी तो स्पंदन नहीं मिल रहा है। तो किस में आता है ये, अंतर्मृत गर्भ में आता है। भूर्जपत्त, कांच मणि, सर्पी निर्मोकेण अपरापातन में आ सकता है, और मूढ़ गर्भ में आ सकता है। तो किस में आएगा, कुछ कोडिंग समझ में आ रहा है। आजकल प्लेसेंटा को कहाँ रखते हैं, कांच में स्टोर करके रखते हैं, कांच मणि अपरापातन प्लेसेंटा, ठीक है, अपरापातन में आता है। स्तन और उदर पर चंदन मृणाल का कल्क लेप कहाँ करोगे, स्तन उदर पर चंदन मृणाल बहुत बार पूछा गया है, आपको वैसे याद है कहाँ करते हैं हम, कि किस में करते हैं। मूढ़ गर्भ शल्य उद्धरणा पश्चात सूतिका काल की अवधि, तो मूढ़ गर्भ उपरांत कितना, नॉर्मल प्रसूता कितना, सूतिका चर्या कितना, काश्यप का बताएंगे, बताएंगे बाकी सभी आचार्यों का कमेंट करके आप बताएंगे, है ना। मैं अकेला इतना मूढ़ गर्भ का ही बता रही हूँ, कितना होता है मूढ़ गर्भ का, 4 माह। आपको क्या बताना है, आश्रम के अनुसार प्रसूता कितने माह और सूतिका कितने माह, काश्यप का बताएंगे, बाकी सभी आचार्यों का बताएंगे। ठीक है। ऊर्ध्वाहु शिरापादो योनि मुखम निरुद्धति, कौन सा मूढ़ गर्भ है, प्रतिखुर, कील, परिग, और एक और होता है, कौन सा होता है, प्रतिखुर, कील, परिग और बीजक, उनमें से क्या है, ऊर्ध्वाहु शिरा, ऊपर करके हम क्या ठोकते दीवार पे, कील ठोकते फोटो टंगाने के लिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कील होगा। निसृत हस्त पाद सिरा, नीचे, नीचे क्या होते हैं, जानवरों के नीचे पैर में क्या होते हैं, खुर होते हैं। तो किसके लिए आया था ये,
प्रतिखुर के लिए आया था। सुश्रुत के अनुसार श्रोणी गुहा का निर्माण कितनी अस्थियां करती हैं? बता दीजिए फटाफट, बाकी का मैं बता दूं। चरक, सुश्रुत, बागभट, चवासु याद कराए थे आपको। 3 4 5, चरक का 3, बागभट का 4, सुश्रुत का कितनी अस्थियां होती हैं? 5 होती हैं। सुश्रुत के अनुसार भग का विस्तार कितना होता है? भग का विस्तार कितना होता है सुश्रुत के अनुसार? तो ये भी प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा है, 12 अंगुलम करके आता है, 12 अंगुल। योनि की आकृति कैसी रहती है? रोहित मत्स्य के समान, गजाग्र के समान, गजाग्र तालु के समान, या मछली के समान? रोहित मछली के समान। तो कैसी रहती है ये? शंख नाभि के समान होती है। रोहित मछली के समान क्या है? गर्भशैया। शंख नाभ्याकृति योनि तस्या तृतीयावर्ते गर्भशैया भवती, है ना। गर्भशैया कैसी होती है? रोहित मछली के जैसा आपने पढ़ा था, यहाँ पे शंख नाभ्याकृति योनि। गर्भशैया की आकृति कैसी रहती है? तो रोहित मछली के समान होती है, अभी अभी बताया। भग का आकार कैसा होता है? पीपल के सदृश होता है। देखो, भग का आकार पीपल के सदृश, रोहित मछली के जैसे गर्भाशय, और शंख नाभि के जैसे योनि। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, जो कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा करते हैं। सुश्रुत के अनुसार गोक्षुर साधित घृत या वागु का सेवन किस में देना है? तो GP क्या था? गोक्षुर साधित और प्रश्नपर्णी साधित। मिड पॉइंट क्या था हमारा? 5वां, और 5वें के बाद 6वां, 7वां। तो 6वां या फिर 86 यावागु आपको याद होगा। चरक ने 8वें महीने में यावागु, सुश्रुत ने 6वें महीने में यावागु। 2 तरीके से हमने याद किया था। ये पूरा यूट्यूब पर डला हुआ है। मासानुमासिक वृद्धि, मासानुमासिक परिचर्या और गर्भस्रावहर योग प्रत्येक मास के हिसाब से ये सब पढ़ाया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 6वें महीने में। किस आचार्य ने कहा कि गर्भणी को अष्टम मास में शीर प्लस यवागु देने का निर्देश है? तो अभी मैं बता दी हूँ, 86 यवागु, 8वें महीने में यवागु देने का निर्देश कहा है। नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा। बोला है पिंगल वर्ण का हो जाता है। क्वेश्चन यही थोड़ी ना था, यही गलती हम कर दिए हैं, आपको नहीं करना एग्जाम में। इतना सा पढ़ा और आंसर लगा दिए। आगे का भी पढ़ो, क्या लिखा है? पिंगल वर्ण का हो जाता, ये भद्र काव्य का कथन है। 8वें महीने में यावागु तो देना, बिल्कुल चरक ने बोला। इसको देने से हो क्या जाता है? पिंगल वर्ण हो जाता है। वो कौन बताए हैं? भद्र काव्य ने बताया। चित्रक, उशीर, हिंगू साधित घृत का प्रयोग कौन से शुक्र दोष में करोगे? चित्रक क्या करता है? दीपन का काम करता है। हिंगू क्या करता? दीपन का काम करता। उशीर शीतलता का काम करता। तो कहाँ देंगे? जिसमें मूत्र पुरीश रेतस की गंध आ रही है, मूत्र पुरीश रेतस आ रहा है, वहां देंगे। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि वो पचा नहीं होगा। या फिर आप ऐसा याद कर सकते हो कि मूत्र पुरीश सही से नहीं पचा, तो उसका प्रवर्तन किसके साथ हो रहा? शुक्र के साथ हो रहा। तो इनको पचाने के लिए हमको उशीर, हिंगू आदि देना पड़ेगा। ठीक है। अगला है गुंजा फल सवर्णम चा पद्मालक्तक सन्निमम, बहुत फेमस है। गुंजा क्या? लड़की है। लड़की में क्या होता है? आर्तव होता है। तो किसके लिए आया? शुद्ध आर्तव के लिए आया है। दर्भ संस्तर शायनी, जमीन पर सोना, करतल में भोजन ग्रहण करना, किसके लिए आता है? ये दर्भ संस्तर शायनी ऋतुमती के लिए आता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। ऋतुमती उसमें लिखा है बुक में, है ना, क्वेश्चन में यही लिखा, जबकि ऋतुमती का मीनिंग होता है कंसीविंग पीरियड। ऋतु काल का मतलब होता है कंसीविंग पीरियड। रजास्राव काल होना चाहिए यहाँ पर, कि रजास्राव काल के दौरान, है ना, ब्लीडिंग फेज के दौरान उसको जमीन पर सोने के लिए कहा गया है। पर बुक में ना कहीं उसको ऋतुमती लिख दिया, कहीं ऋतु काल लिख दिया, सब जगह एकदम मिक्सअप लिखा हुआ है ना। ये मैंने क्लास में आपको समझाया भी है। तो ऋतुमती, रजास्राव काल पढ़ना इसको, है ना, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप। बाकी क्वेश्चन जब आता है ना, तो यही आंसर लगाया जाता है, ऋतुमती। उन्होंने ऋतुमती पता है किसको बोल दिया? रजस्राव काल को बहुत सारी जगह ऋतुमती बोला, कि ऋतुमती ऋतुकाल अलग चीज है, कंसीविंग पीरियड को बोलते हैं। गर्भाधान संस्कार के पूर्व स्त्री को क्या लेना है? तो तेल माश लेना है, तेल और माशोत्तर आहार लेना है।
और पुरुष को क्या लेना है? श्याम, वो बताना है पुरुष को कौन सा आहार लेना। श्याम वर्ण की संतान उत्पन्न करना, तो श्याम वर्ण की संतान के लिए चरक ने क्या बोला है? नहीं, ये गौर श्याम पूछा है। चरक ने श्याम वर्ण की में सर्वरस, सर्व प्रधान, सभी रस, सभी महाभूत प्रधान बताया है। इन्होंने गौर श्याम के लिए क्या बोला है? तेज जल गौर के लिए, तेज पृथ्वी कृष्ण के लिए, है ना। अगर तेज जल में मैं आकाश ऐड कर दूं तो गौर श्याम हो जाएगा, अगर तेज पृथ्वी में आकाश ऐड कर दूं तो कृष्ण श्याम हो जाएगा। ये गौर श्याम, वहां पे क्या हो जाएगा? कृष्ण श्याम हो जाएगा। ऐसे करके आकाश आकाश ऐड करने पर चीजें चेंज हो जाती हैं। यमक संतान उत्पत्ति बीज का विभाजन कौन करता है? क्वेश्चन लीक हो गया है, व्यान वायु करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गते पुराणे रजसी, ये इसका आंसर सही है, बिल्कुल सही बुक में बोला है कि पुराना रजा चला गया है, नया उपस्थित हो गया है, शुद्ध स्नाता है, यानी अब जो फेज चल रहा है वो प्रोलिफेरेटिव फेज यानी ऋतुमती यानी कंसीविंग यानी ऋतु काल चल रहा है, तो इसको उन्होंने क्या बोला है? ऋतुमती बोला। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार द्विहृदयावस्था गर्भिणी के किस माह में है? तो सुश्रुत ने कब बोला? चौथे महीने में बोला। चहकने लगता है बच्चा तीसरे महीने में, यानी चरक, हारित और काश्यप, तीन लोग, चरक, हारित, काश्यप ने तीसरे महीने में बोला। क्या बोला? तीसरे महीने में द्विहृदया। सुश्रुत ने चौथे महीने में, अष्टांग हृदय ने दूसरे महीने में, अष्टांग संग्रह ने 3 पक्ष से 5 मास तक बोला है संग्रह ने। बुद्धि प्रादुर्भाव, तो पंचमे मनः, 5वें मन होता है। बुद्धि कब होता है? षष्ठे बुद्धि, बुद्धि 6वें महीने में होता है, षष्ठे बुद्धि। गर्भोत्पादक भाव में जो धमनी सिरा स्नायु होता है वो कौन सा है? मात्रज है कि पित्रज है? तो बोलते हैं ना रगों में पिता का खून है, पिता का खून नहीं होता, रगों में माता का खून होता है, क्योंकि माता 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को पालती है। तो खून यानी रक्त मात्रज भाव है, लेकिन रगे जो है ना, रग यानी धमनी सिरा जिसमें ब्लड बहता है, वो रगे पिता की होती है, खून तो माता का होता है ना। तो गर्भोत्पादक में पित्रज भाव धमनी सिरा है, स्नायु है, जबकि मात्रज रक्त होता है। मध्या कुक्षी समुन्नता गर्भिणी में कौन से प्रकार की संतान है? यमक है, नपुंसक है, कन्या है या पुत्र है? तो मध्य कुक्षी समुन्नता, पेट जो है बीच में उठा हुआ रहता है, तो किस में मिलता है ये? मध्य कुक्षी समुन्नता जो मिलता है वो मिलता है नपुंसक में। और दोनों साइड उठा रहता है वो यमल गर्भ में होता है, दोनों साइड उभार होता है यमल में, बीच में उठ रहा है यानी नपुंसक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मॉन्टैग मेरी ट्यूबरकल किस में मिलता है? ब्रेस्ट में मिलता है। कौन से हफ्ते मिलता है? तो आपको इतना तो पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलता है, पर कौन से हफ्ते में? 8th वीक में, यानी 2nd मंथ कंप्लीट होने पर। ब्रॉक्सटन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? तो ये पूरा एक कोड बनाकर याद किया था गुड परमार ने। केक पिया एचजी के बॉक्स में, ऐसे पूरा कोड था, उससे हमने वीक याद किए थे, डेज याद किए थे, तो आपको उसी कोड से याद करना। अभी मैं केवल क्वेश्चन ही आपसे पूछ रही हूँ। तो 2nd ट्राइमेस्टर में हमको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं। असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूटरस, असिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूटरस कौन सा साइन होता है? ये पिस्केक होता है, मतलब हमने केक बनाया था वो सिमेट्रिकल नहीं बना, असिमेट्रिकल बना है। फिर हैगर साइन प्रेजेंट इन प्रेगनेंसी, मींस हैगर साइन प्रेजेंट है यानी क्या होता है? एक सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स होता है, एक सॉफ्टनेस ऑफ द स्थमस होता है। तो हैगर साइन में क्या होता है? स्थमस में सॉफ्टनेस होती है, और गुडल साइन में क्या होता है? सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा की मृदुता। मिनी पिल्स में क्या कंटेंट होता है? तो मिनी में ओनली प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ठीक है। एस एस्पर्मिया क्या होता है? अजूस्पर्मिया क्या होता? एस्पर्मिया यानी सेमाइनल फ्लूइड का एब्सेंस होना, जूस्पर्मिया यानी स्पर्म का एब्सेंस होना, एब्सेंट होना। तो आस्पर्मिया यानी एब्सेंस ऑफ सेमाइनल फ्लूइड। इन सर्वाइकल कार्सिनोमा विच इज द कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम?
बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल कार्सिनोमा में क्या मिलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, है ना, वो सर्वाइकल कार्सिनोमा को इंडिकेट करता है। सर्टोली सेल्स जो कहाँ पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं, वो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। ओके, ये पूछा जा रहा है ये कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस में पाई जाती है, और टेस्टोस्टेरोन लिखा नहीं है पूरा, है ना, इसको सीक्रेट करती है। ओके, अच्छा एक अभी तो बचा है थोड़ा, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन। एमटीपी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में आया था, उसमें क्या बोला था कि कहाँ तक के गर्भ को अवॉर्ड कर सकते हैं, जो किसके अंतर्गत आएगा, एमटीपी के अंतर्गत आएगा, तो 20-20 के गर्भ को अवॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना बढ़ जाता है, राइज अप टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने 75 क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये भी नहीं कि केवल इतना ही पढ़ो और पास हो जाओ, पढ़ना सारा कुछ है, पर ये रिवीजन के पर्पज से रहता है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है ना। और अभी काउंट करके आपको बताना है कि 75 जो मैंने कराए हैं उनमें से आपसे कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो साथ में लिखते जाया करो कि हमसे ये नहीं बना है। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद कौन सा है मैं देख के बताऊंगी, है ना, तो वही एफएक्यू हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।